चलिए जी बच्चों, नमस्कार। सब बच्चे ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, अभी गए थे जस्ट तुम्हारे बीच में से फिर से आ गए हैं एक और सब्जेक्ट लेकर। चलो, सब लोग अच्छे हैं। अतुल चाहर हैं, रोहित हैं, आकांक्षा, रितु, आकाश, केशव पाल, संचित, मनीष, कविता, हिमांशु, आकाश पाल, सपना सिंह, अतुल, अफजल, मृत्युंजय, राधा, रामनिवास, तिवारी, राहुल, गोस्वामी, पुष्पा, तन्नू, पुष्पेंद्र, कनक, मानवेंद्र, आकाश, श्वेता, राजकुमार, धर्मेंद्र, सिद्धार्थ। सब लोग अच्छे हैं बेटा, सब बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास है ना। तो ये क्लास तो आप ये मान के चलिए कि क्लास तो आपकी ठीक है, एक तरह से देखो, ठीक है। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा बेटा, मैच देख रहे हो ठीक है, इसे भी देखो, ठीक है, इस पर भी फोकस करो। एग्जाम पास ही है बेटा, ठीक है। क्रिकेट क्रिकेट मत देखो, अपना सब कुछ झोंक दो, मैं तो ये कहूंगा अपना, है ना। चलिए देखो, विधि का शासन, मैं एक बार आपको विधि के शासन के बारे में ऐसे ही बताता हूं, ठीक है ना। मैं सबको समझाता हूं कि विधि के शासन का मतलब, विधि के शासन का अभिप्राय किससे होता है। देखो, ये जो विधि का शासन है ना, रूल ऑफ लॉ कहते हैं इसको, विधि के शासन को। आओ, ठीक है। ये जो विधि का शासन है, हम विधि के शासन को क्या बोलते हैं? विधि के शासन को रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। शासन, इसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है जी, क्या बोला जाता है बच्चे? रूल ऑफ लॉ बोला जाता है विधि के शासन को। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ठीक है। ये विधि का शासन एक्चुअली जो है बेटा, ये सबसे पहली बार एक इंग्लैंड के प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर डाइसी, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रोफेसर साहब थे प्रोफेसर डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने सबसे पहले, ठीक है, इस सिद्धांत को, इस संकल्पना को दिया, प्रोफेसर डाइसी ने। तो सर्वप्रथम इसको ठीक है, इंग्लैंड के प्रोफेसर जिनका नाम क्या है बेटा? डाइसी। प्रोफेसर डाइसी ने, ठीक है ना, दिया था बच्चे, दिया था, ठीक है ना। प्रोफेसर डाइसी बेटा इस विधि के शासन के अंतर्गत बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत बोलते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान है। ये बोलते हैं कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे किसी भी व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों ना सही, है ना। कानून सभी के लिए समान है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो भी कानून के दायरे के भीतर आता है, ठीक है। तो इन्होंने अपने इस अप्रोच में, अपने इस थ्योरी में, ठीक है, बोला कि कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी के लिए समान है सभी के लिए समान है, समान है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कानून से ऊंचा या बड़ा नहीं है, कोई भी कानून से ऊंचा या बड़ा नहीं है, ऊंचा अथवा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। इंग्लैंड में क्या होता था बेटा कि इंग्लैंड में एक अरिस्टोक्रेट क्लास होती थी। अरिस्टोक्रेट क्लास का मतलब है, ठीक, कुलीन वर्ग। इंग्लैंड में जो जमींदार, जागीरदार टाइप के लोग हैं, उनको हम कुलीन वर्ग कहते थे, अरिस्टोक्रेट क्लास कहते थे। तो इंग्लैंड में एक अरिस्टोक्रेट क्लास होती थी। अब वो जो एक्चुअली अरिस्टोक्रेट क्लास होती थी बच्चे, ठीक है, उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे कि अगर मान के चलिए कि कोई अपराध किसी अरिस्टोक्रेट क्लास से संबंध रखने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध किया और सेम अपराध वहां के किसी आम नागरिक ने किया, तो उसी अपराध में आम नागरिक को ज्यादा सजा दी जाएगी, उसको कठोर सजा दी जाएगी। और जबकि, ठीक है, चूंकि वो अरिस्टोक्रेट क्लास से संबंधित है, वो वहां के जमींदार, जागीरदार वर्ग से संबंधित है, वो प्रिविलेजेस क्लास है, वो विशेषाधिकार प्राप्त क्लास है, तो उसको जो है ना, या तो सजा दी नहीं जाएगी, अगर दी भी जाएगी तो केवल नाम मात्र की सजा। तो ये तो एक तरह से क्या हुआ बेटा? भेदभाव हुआ। ये तो एक तरह से भेदभाव हुआ है कि सेम अपराध में दो व्यक्ति जिनकी सामाजिक स्थिति अलग अलग है, ठीक है, उसमें एक को तो इतनी कड़ी सजा दी है, इतनी कठोर कारावास दिया है, इतना कड़ा दंड दिया है, और दूसरे व्यक्ति को केवल ऐसे ही जो है ना, चेतावनी देके छोड़ दिया
या फिर बेसिकली चेतावनी भी नहीं दी, ठीक है, उसको वाइज्जत छोड़ दिया कि कोई बात नहीं आगे से मत करना इस तरह से, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो विधि का शासन बोलता है, रूल ऑफ लॉ बोलता है कि कानून सभी के लिए समान है, कोई भी कानून से ऊंचा या बड़ा नहीं है, ठीक ना। इसका आशय क्या है कि किसी की भी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति ठीक है ना, कैसी भी सही का मतलब है बच्चे, ठीक है, कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति दो तरह से हो सकती है, या तो बच्चे उच्च हो सकती है, बहुत ऊंची हो सकती है, या फिर बहुत निम्न हो सकती है, नीची हो सकती है, मध्यम भी हो सकती है, जिसको मिडिल बोलते हैं, मिडिल क्लास। तो भैया जी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई किसी की भी सामाजिक, ठीक है, किसी की भी सोशल, किसी की भी पॉलिटिकल का मतलब है भैया जी किसी की भी राजनीतिक अथवा किसी की भी आर्थिक स्थिति कैसी भी सही बच्चे, ठीक है ना, वो सभी कानून के समक्ष समान होंगे, ठीक है, सभी कानून के समक्ष कैसे होंगे, समान होंगे। कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना सही, उसका पद कितना भी बड़ा क्यों ना सही, उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर वह कितनी भी ऊंची कास्ट अथवा क्लास से बिलोंग क्यों ना करता सही, अपनी पॉलिटिकल स्थिति के आधार पर वह कितने भी बड़े प्रशासनिक पद पर क्यों ना सही, आर्थिक स्थिति के आधार पर वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना सही, लेकिन सभी कानून के समक्ष समान है, सभी कानून के समक्ष समान है, सभी कानून के समक्ष समान है। इसका मतलब ये है बच्चे, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, अगर अंबानी और आप दोनों अगर सेम अपराध करते हैं तो दोनों को समान सजा दी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि अंबानी ज्यादा पैसे वाला है, आप कम पैसे वाले हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगर अंबानी और आपने, ठीक है, किसी भी समान कृत्य को किया जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है, आपने कोई ऐसा काम किया तो दोनों को समान सजा दी जाएगी, ठीक है। इस आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा कि वो भैया देश का सबसे पैसे वाला व्यक्ति है और आप जो है बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से, ठीक है ना, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो इतने पैसे वाला व्यक्ति है तो उसको कम कठोर सजा दी जाए, आपको ज्यादा कठोर सजा दी जाए क्योंकि आपकी कोई औकात नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चाहे अमित शाह का लड़का किसी भी अपराध में संलग्न हो या आप उसी अपराध में संलग्न हो या उसी की तरह अपराध में संलग्न हो, सेम अपराध में, दोनों को समान सजा का प्रावधान। ये नहीं देखा जाएगा कि वो देश के गृह मंत्री का बेटा है या आप इतनी छोटे हैं। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लव यू टू। जी है ना, तो रूल ऑफ लॉ जो है मोटा मोटा वो मैंने आपको समझाया, और रूल ऑफ लॉ जो है ना बच्चे, ठीक है, आमतौर पर ये मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट पहले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है बेटा। इसमें पूछा है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय को हम लोग बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। क्या बोलते हैं नैसर्गिक न्याय को? तो नैसर्गिक न्याय को बोला जाता है नेचुरल जस्टिस, ठीक है, प्राकृतिक न्याय। इसको ध्यान रखना, इसको हिंदी में हम प्राकृतिक न्याय भी बोलते हैं। न्याय 4 प्रकार का होता है, ठीक है, उनमें से एक है बच्चे प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय का पता है मतलब क्या होता है? प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि किसी के प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, किसी के प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकारों को, के द्वारा दिए गए अधिकारों को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो किसी के बेटा प्रकृति के द्वारा दिए गए अपराधों को प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकारों को उपलब्ध कराना, उसको हम नेचुरल जस्टिस कहेंगे, प्राकृतिक न्याय। ठीक है, तो जो प्रकृति ने हमको अधिकार दिए हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए प्रकृति ने मुझे कोई अधिकार दिया है, ठीक है, नेचर के द्वारा मुझे कोई राइट दिया गया है, मेरे इस राइट को कोई भी मुझसे छीनता है या हनन करता है तो मुझे मेरे वो राइट्स दोबारा वापस कराना, ठीक है, मेरे उन राइट्स को मेरे लिए लागू करवाना ही
प्राकृतिक न्याय होता है। तो प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है सर, किसी के प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ठीक है ना, प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकारों को उपलब्ध कराना। मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए अपराधों से अगर किसी व्यक्ति को वंचित किया जा रहा है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, तो प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकारों से अगर किसी को वंचित किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके प्राकृतिक न्याय का हनन किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, वो मिट गया मुझसे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो प्राकृतिक न्याय, ठीक है ना। नैसर्गिक न्याय का मतलब क्या होता है सर, नैसर्गिक न्याय का मतलब होता है भैया जी प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार ही प्राकृतिक न्याय कहलाते हैं। प्रकृति द्वारा मैं अभी इसका एग्जांपल दूंगा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार ही प्राकृतिक न्याय कहलाते हैं। प्राकृतिक न्याय कहलाता है। अगर बेटा किसी को प्रकृति ने कोई राइट दिया है ना, अगर किसी को प्रकृति ने कोई अधिकार दिया है तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचना मतलब प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। अगर मैं कह रहा हूं कि साहब फलाने आदमी के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है, अगर मैंने बोला कि साहब उस आदमी के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है, तो अगर उस आदमी के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है सर, उसका मतलब है कि प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकारों से, प्रदत्त अधिकारों से, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों से, ठीक है ना, उसे वंचित किया जा रहा है। अब आप कहेंगे सर इतनी बात बता दी आपने, एक बार बता तो दो कि ये प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप प्राकृतिक अधिकार समझ गए तो आप इसको भी समझ जाओगे। बड़ा सिंपल सी बात है, मैंने लिखना मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा लिखना भी जरूरी होता है। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है सर, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारी प्राकृतिक न्याय है। अगर किसी के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है तो प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकारों से उसे वंचित किया जा रहा है। जैसे प्रकृति ने आपको पूरा अधिकार दिया है बेटा, पूरा अधिकार कि आप 24 घंटे ऑक्सीजन लो, ठीक है, आप 24 घंटे क्या लो, ऑक्सीजन लो, ये प्रकृति ने आपको पूरा राइट दिया है, पूरा अधिकार दिया है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कोई भी, ठीक है, आपके क्षेत्र में व्यक्ति, ठीक है, जो दबंग टाइप का हो, ठीक है, वो आपसे ये कहे कि नहीं 24 घंटे नहीं, केवल 22 घंटे ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है, नेचर में जो ऑक्सीजन है केवल 22 घंटे ले सकते हो, बाकी के 2 घंटे जो है ना तो मैं ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्रकृति ने तुमको अधिकार दिए हैं तुम्हें उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कोई एक फल, कोई एक वृक्ष है, उस वृक्ष पे कोई फल लग रहा है, ठीक है, और अगर वह किसी की निजी भूमि में नहीं आता, वह सार्वजनिक वृक्ष है, उस पर कोई फल लग रहा है, ठीक है ना, और वो किसी की भूमि नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की भूमि नहीं है, सार्वजनिक भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि, उस पर कोई, ठीक है, फल लग रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें उस फल को तोड़ने से रोके, ठीक है, नहीं तुम नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, बस ऐसे नहीं तोड़ सकते, मेरी मर्जी, मैं दबंग आदमी, मजबूत आदमी, ताकतवर आदमी, नहीं तोड़ने दूंगा तुझे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये आपके प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो हर एक वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है उसे मत देने का अधिकार है, तो उसका प्राकृतिक अधिकार है। और अगर 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति है, मतदाता सूची में उसका नाम है, वो वहां पर उपस्थित भी है और मैं उसे वोट डालने ना दूं कि तू वोट नहीं डालेगा, क्यों, क्योंकि तू एंटी पार्टी वाले आदमी को वोट डालेगा, तू वोट डाल के तो दिखा, और उसकी कनपट्टी पे तमंचा लगा के मैं उसे ले गया कि तू वोट तो डाल, तो मैंने उसके प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर दिया। अब जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, हर 5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। अब चूंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों में उनका बहुमत है, उन्होंने एक कानून पारित करवा दिया कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं मित्रों प्रधानमंत्री रहूंगा, उन्होंने ऐसा कोई कानून, तो वो एक तरह का क्या हुआ, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ। मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है, जो प्राकृतिक नियम है, जो नेचुरल लॉज है, आप उनके अगेंस्ट चले जाएं तो यही प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। अब जिसके बेटा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके प्राकृतिक राइट्स का, प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको वह उपलब्ध करवा दिया जाए, ठीक है, जो उल्लंघन कर रहा है उसको सजा दी जाए, और जिसका हो रहा है उसको दोबारा से वो उसके हित में उनको लागू करवा दिया जाए। तो इसी को हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं, प्राकृतिक न्याय कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक न्याय। आवाज तो आ रही होगी यार, क्यों नहीं आ रही आवाज,
ये बात समझ में आ गई, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सी बात मैंने बोली। प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है सर? प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि प्रकृति ने आपको जो अधिकार दे रखा है बच्चे, तो प्रकृति के द्वारा, नेचर्स के द्वारा आपको जो अधिकार दिए गए हैं बेटा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा, नेचर्स के द्वारा जो आपको अधिकार दिए गए हैं, प्रकृति ने जो आपको अधिकार दिए हैं, ठीक है, अगर आपके उन अधिकारों से आपको कोई वंचित करता है, आपके उन अधिकारों से अगर आपको, ठीक है, कोई, ठीक है, उनका हनन करता है, तो बेटा वो आपके प्राकृतिक न्याय का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आइए, ठीक है, प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति मुख्यतः कहां से होती है? बताइए बेटा, प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति क्या संविधान से होती है, क्या विधान से होती है, ये न्यायाधीश निर्मित विधि से होती है, ये प्रथाओं व रूढ़ियों से होती है? अब आप बताइए। मैंने आपको प्राकृतिक न्याय समझाया कि प्राकृतिक न्याय क्या है, बस मुझे आप ये बता दो कि बेटा ये जो प्राकृतिक न्याय है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति मुख्यतः कहां से होती है? प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति कहां से है? प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति कहां से है? संविधान से है, विधान से है? तो बेटा प्राकृतिक न्याय संविधान से तो है ही नहीं, ना विधान से है, क्योंकि मैंने बोला कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार ही प्राकृतिक न्याय कहलाता है। अगर किसी के प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो रहा है तो मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकारों से उसे वंचित किया जा रहा है। ठीक है, प्रथाओं व रूढ़ियों से होता है बेटा, ठीक है, प्रथाओं व रूढ़ियों से नहीं। ठीक है, ऑब्वियस होता है न्यायाधीश निर्मित विधि से। आप कहेंगे कि सर, ठीक है, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, आप बताइए, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है, आप बताइए, अब आप इसे न्यायाधीश द्वारा निर्मित कैसे बोल सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, ठीक है, प्राकृतिक न्याय कोई भी है अथवा नहीं, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है? न्यायाधीश को ही तो है। प्राकृतिक न्याय है अथवा नहीं, ठीक है ना, या फिर किसी भी व्यक्ति का ये प्राकृतिक अधिकार है अथवा नहीं, इसको निर्धारित कौन करेगा? भारत में न्यायाधीश करेगा। इसको निर्धारित कौन करेगा? न्यायाधीश करेगा, न्यायाधीश करेगा। बात समझ में रही है? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका आशय ये है कि यहाँ पर इस स्थिति में इसका न्यायाधीश निर्मित विधि से भी माना जाएगा कि ये क्या है बेटा? प्राकृतिक न्याय है। ये बात समझ में आ रही? प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक न्याय है। ठीक है, ये बात। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये मेरे समझ में नहीं आई थोड़ी सी, ठीक है, इसने हल्का सा मुझे घुमा डाला, हिला डाला। देखो, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार, ठीक है, प्राकृतिक न्याय है, ठीक है, प्राकृतिक अधिकार है। अब कौन सा, ठीक है, राइट बेटा आपको प्रकृति ने दे रखा है, कौन सा नहीं, इसको न्यायाधीश, ठीक है ना, अपनी विधि से निर्धारित करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जैसे कोई वन की उपज है, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझना, कोई वन की उपज है, मतलब वनों से, ठीक है, कोई उपज प्राप्त होती है, वनों से कोई उपज प्राप्त होती है, वनों से। अब वनों से वो जो उपज प्राप्त होती है बच्चे, ठीक है ना, अब उस उपज पे जो है ना किसी एक वर्ग का अधिकार है। वो ये कह रहा है, वो ये तर्क दे रहा है कि इस वनों से प्राप्त होने वाली उपज पे मेरा अधिकार इसलिए क्योंकि मेरे दादा परदादा का भी अधिकार था इस पर। तो उसको ये लग रहा है कि ये मेरा प्राकृतिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरे दादा परदादा का भी अधिकार था। लेकिन न्यायाधीश बोलेंगे कि नहीं, ये तुम्हारा भी नहीं, उसका भी प्राकृतिक अधिकार है। तो इस केस में बेटा वो न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि हो जाती है। क्लियर है? इस केस में वो क्या हो जाती है? न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे गाय है, भैंस है, दूध देती है, तो उनके दूध पर अधिकार किसका है बेटा? बछड़े का अधिकार होना चाहिए। लेकिन फिर भी बेटा आदमी क्या करता है कि बछड़े को 5 मिनट, ठीक है ना, उसके दूध से लगाया और उसके बाद जो है ना बेटा उसको हटा दिया और खुद काटने लग गए। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो अगर मान के चलिए कि बछड़ा चला जाए कि साहब ये तो मेरा प्राकृतिक अधिकार है, अगर बछड़ा बोलना जानता वो चला जाता कि साहब ये तो मेरा प्राकृतिक अधिकार है, ठीक है, माँ मेरी है, इन्होंने जन्म मुझे दिया है, तो दूध भी तो मैं ही पीऊंगा, ये आदमी क्यों पी रहा है? तब न्यायाधीश महोदय कहेंगे कि नहीं बेटा, बेशक ये आपकी माँ है, लेकिन ये जो आदमी है ना, यही इसके लिए चारे की व्यवस्था करता है, ये इसके लिए खल की व्यवस्था करता है, ये इसकी चराई कटाई नराई फराई जो भी है सब यही देखता है, अपने घर पे छत देता है तो इसको भी अधिकार है। तो वो न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा टेक्निकल टर्म है बेटा। चलिए, ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई? तो ये थोड़ा सा डिटेल डीप है, बस मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है? जब किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन है? देखो, हमारे भारत में जो जुडिशरी है, ये बात मैं आपको बता देता हूं, हमारे भारत में जो न्यायपालिका है, ठीक है ना, न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका का जो ढांचा है वह एकीकृत व एकात्मक है। कैसा है?
एकीकृत व एकात्मक है जो न्यायपालिका का ढांचा है। द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इज इंटीग्रेटेड एंड यूनिटरी। एकीकृत और एकात्मक का मतलब क्या है कि इसके सबसे ऊंचे स्तर पर, न्यायपालिका के सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका के सबसे ऊंचे स्तर पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बाद राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, राज्यों के उच्च न्यायालय आते हैं, और उच्च न्यायालय के बाद बेटा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, न्यायालय आते हैं। ठीक है, आइए क्या आते हैं भैया? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, आते हैं। ठीक है, आइए। तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त रिट अधिकारिता के, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के, राज्य के राज्यपाल की, ठीक है ना, वैधानिक शक्तियों के, मतलब प्राकृतिक शक्तियों के, और इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह बेटा किसके अधीन होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप चारों में से जो भी सही है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे बेटा 4 का। ठीक है, उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त रिट अधिकारिता के। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकहितवाद का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा है? लोकहितवाद। लोकहितवाद का मतलब क्या है बेटा? जनहितवाद। मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर ही पढ़ाया था, जनहितवाद, लोकहितवाद। ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत है। सर्वोच्च न्यायालय को किसके तहत है? आर्टिकल 32 के तहत है। जनहितवाद या लोकहितवाद, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहते हैं। 5 प्रकार की रिटों को जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वह कौन कौन सी है? हैबियस कॉर्पस, वंदी प्रत्यक्षीकरण, वंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी परमादेश, परमादेश। तीसरी प्रतिषेध। चौथी उत्प्रेषण, और 5वीं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये 5 प्रकार के रिट हैं बेटा आर्टिकल 32 में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, तो लोकहितवाद का सिद्धांत जो है वह आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रोफेसर, ठीक है ना, डाइसी के विधि के शासन का अर्थ क्या है? देखिए आ गया कि नहीं? मैंने सबसे पहले आपको बताया था बेटा प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, तो प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन का क्या अर्थ है? मुझे इसका जवाब देंगे। नंबर फर्स्ट, विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, विधिक भावना की प्रबलता, या उपर्युक्त सभी। फटाफट से बताएंगे। उपर्युक्त सभी। प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन का क्या मतलब है? विधि की सर्वोच्चता, ठीक है, मतलब कानून सबसे ऊंचा है। ठीक है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कानून सर्वोच्च है। विधि की सर्वोच्चता का मतलब क्या है बेटा? कानून सबका बाप है, ये है इसका मतलब। कानून सर्वोच्च है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं 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 है। तो कानून सर्वोच्च है, और भैया जी अगर कानून सर्वोच्च है तो कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। विधि के समक्ष क्षमता मतलब कानून सभी के लिए समान है, ये बात भी सही है। विधि की समक्ष क्षमता का मतलब क्या है सर? कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी के लिए समान है, कानून सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है, ये बात भी सही है। विधिक भावना की प्रबलता, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब कहने का आशय है कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो अभी सी बात है ये सारे ठीक होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, विधि शासन का प्रवर्तक कौन है? प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, विधि शासन का प्रवर्तक कौन है बेटा? विधि शासन का प्रवर्तक प्रोफेसर डाइसी जी हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसने कहा है कि प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है? किसने कहा है कि प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट विधिक विकास है? डाइसी ने, जेनिंग्स ने, वेंडरबिल्ट ने,
या डेविस ने? तो बेटा ये कथन है वेंडरबिल्ट साहब का। किसका है ये? वेंडरबिल्ट साहब का है कथन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? विधि का शासन सिद्धांत जो है बेटा, विधि का शासन सिद्धांत क्या वो आपराधिक विधियों से है, सिविल विधि से है, संविदा विधि से है, प्रशासनिक? तो वह प्रशासनिक विधि से है। विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासनिक विधि से। लक्ष्मी ढाकरे, चलिए देखो बेटा, आप जैसे आप बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे एक्चुअली बहुत पर्सनल प्रश्न पूछते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वहां पर जो है ना और भी माध्यम है, मैं यहाँ पर आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, और भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर मैं हूं, देख लूं बेटा, है ना, तो वहां पर मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। क्लियर है? चलिए ठीक है सर। तो विधि का शासन सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासनिक विधि से। देखो केवल आपराधिक या सिविल विधि से नहीं, वो ओवरऑल प्रशासनिक विधि से संबंधित है। विधि का शासन का मतलब है सभी समान है, ठीक है, सभी क्षेत्रों में। विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये बेटा मामला केशवानंद भारतीवाद में। किसमें? केशवानंद भारतीवाद में। तो केशवानंद भारतीवाद में ही तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। मैं यूपीएसआई में पढ़ा रहा हूं, ये ध्यान रखना। जो केशवानंद भारतीवाद है ना, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद ये 1973 में है, 1973। और केशवानंद भारतीवाद में ही आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बेटा केशवानंद भारतीवाद में ही दिया गया है, ये बात ध्यान रखना। और वहीं पर बताया है कि सर ये जो है ना विधि का शासन जो है वह विधि का शासन हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामला है पूरा। ये कौन सा है सर? केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य है, वर्सेस केरल राज्य है, वर्सेस केरल राज्य है, ये जो पूरा मामला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद गोलकनाथ वाला जो मामला है बेटा, ये गोलकनाथ वाला मामला आपका 1967 का है। गोलकनाथ वाला मामला 1967, ठीक है। ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य है, वर्सेस पंजाब राज्य है, 1967 पंजाब राज्य मामला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है सर कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत। अब ये ध्यान रखना आप, ठीक है, दो है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में दो चीजें हैं, एक है बेटा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा है कानूनों का समान संरक्षण। दूसरा क्या है सर? कानूनों का समान संरक्षण। तो पहला है सर कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानूनों का समान संरक्षण। ये आर्टिकल 14 में है। अभी जो कानून के समक्ष समानता है ये बच्चे हमने प्रोफेसर डाइसी से लिया है, मैंने बताया था, ये ही प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से लिया है, ये विधि के शासन से लिया है, प्रोफेसर डाइसी की विधि के शासन से। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमने कहां से लिया सर? ये हमने यूके से लिया, यूके से। और ये वाला जो है ये हमने यूएस से लिया है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता जो है ये एक नकारात्मक अवधारणा है, कभी भी आपसे पूछा जाए इट्स अ नेगेटिव अप्रोच, नकारात्मक। और कानूनों का समान संरक्षण ये एक सकारात्मक अवधारणा है। क्या है सर? ये एक सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। इसको हमने कहां से लिया है सर? इसको हमने यूएस से लिया है, मतलब यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएस मतलब सर यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसको हमने कहां से लिया है सर? यूके से लिया है। मेरा यू पता नहीं वी जैसा लगता है, ये यूके से लिया है। यूके का मतलब क्या है सर? यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया है। तो कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता हमने कहां से लिया है? यूके, ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है भैया जी? ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि के शासन का अर्थ कानून सर्वोच्च है, विवेकाधिकार सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, ठीक है बेटा। तो विधि के शासन का मतलब क्या है
कानून सर्वोच्च है। मैंने एक 10 मिनट में आपको जो पढ़ाया सारे प्रश्न वहां से बन रहे हैं। तो विधि के शासन का अर्थ क्या है सर? कानून सर्वोच्च है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है। ठीक है, तो भैया जी सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कानून, कोई भी कानून से बड़ा या कोई भी कानून से ऊंचा नहीं है। ठीक है, विधि के शासन का ये अर्थ है। सर आप इतने परफेक्ट कैसे बने हैं? नहीं यार, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। हर कोई अपने जीवन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख ही रहा है, और जो सीख रहा है ना वो वास्तव में जिंदा है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसमें और मुर्दे में कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं। इस बात को ध्यान रखना, परफेक्ट कोई नहीं है। जो अपने आप को परफेक्ट बोलता है तो इसका मतलब ये है कि या तो उसने सीखना बंद कर दिया, और अगर उसने सीखना बंद कर दिया तो वो इस गलत फहमी में है। ठीक है, परफेक्ट नहीं, हम भी रोजाना लगातार सीखते हैं। ठीक है, कई बार तो आप लोग सिखा के चले जाते हो बहुत सारी चीजें। तो आइए, ठीक है सर, तो कानून सर्वोच्च है, विधि के शासन का अर्थ यह है। विधि शासन का सिद्धांत जो है वह हमारे संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है। ठीक है, बिल्कुल है। विधि के शासन का सिद्धांत केशवानंद भारती वाले मामले से बेटा वह अब हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन आधारिक संरचना का मतलब क्या है? आधारिक संरचना का मतलब है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बस इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई उच्च न्यायालय संविधान के किस आर्टिकल के अधीन ठीक है PIL याचिका ग्रहण कर सकता है? आर्टिकल 226। पहली लेक्चर में बता दिया था बच्चे कि कोई भी उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, अगर कोई भी उच्च न्यायालय है तो वह PIL ग्रहण कर सकता है आर्टिकल 226 के तहत। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो बेटा कोई भी सुप्रीम कोर्ट का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत। इस पर ज्यादा डिबेट नहीं होनी चाहिए, आई थिंक सो, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हमको मूव ऑन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ठीक है लोकस स्टैंडी मतलब वैध स्थिति को शिथिल कर दिया गया है? तो इनमें से बेटा किसके द्वारा वैध स्थिति को शिथिल कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है, विधि का शासन, रिट अधिकारिता, लोकहितवाद या न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है ना, वैध स्थिति को ठीक है लोकस स्टैंडी को शिथिल कर दिया गया है। देखो विधि का शासन क्या है? विधि का शासन क्या है सर? तो विधि का शासन तो मैंने आपको बता दिया। विधि का शासन का मतलब है कि ये हमने प्रोफेसर डाइसी से लिया, ये हमने प्रोफेसर डाइसी से लिया विधि का शासन। प्रोफेसर डाइसी से लिया तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। प्रोफेसर डाइसी से लिया है तो ऑब्वियस सी बात है हमने कहां से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है, प्रोफेसर डाइसी से लिया है। ये विधि के शासन में बोलते हैं कानून सर्वोच्च है, सबसे पहली बात। ठीक है, कानून सर्वोच्च है। ठीक है, मैं जब पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को इसे तो मैं बोलता हूं बेटा ये कानून सबका बाप है। ठीक है, इस तरह से याद करना, मतलब कानून सर्वोच्च है, कानून सबसे ऊंचा है। ठीक है, और दूसरा कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। तो कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के सामने कोई ऊंचा या बड़ा नहीं, मतलब कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कानून के समक्ष सभी समान है, सभी समान है। ठीक है, ये है बच्चे। ठीक है, लोकहितवाद क्या है? लोकहितवाद का मतलब है ठीक है जनहित याचिकाएं। जो सबसे पहला चैप्टर था आपका जनहित वादकरण या जनहित याचिकाएं, जिनको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, लिटिगेशंस बोलते हैं, लिटिगेशंस बोलते हैं, जनहित याचिकाएं। ठीक है, अब जनहित याचिकाओं के बारे में मैंने बताया था कोई भी सामाजिक व्यक्ति ठीक है जनहित याचिकाओं को प्रस्तुत कर सकता है। ये
न्यायिक पुनरावलोकन जो है बच्चों, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है कि यह शक्ति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट या माननीय न्यायपालिका को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब है यह शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है, ठीक है। इस शक्ति के अंतर्गत पता है क्या है, इस शक्ति के अंतर यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का रिव्यू न्यायपालिका कर सकती है। संसद के द्वारा निर्मित कानूनों का रिव्यू करने का अधिकार है जुडिशरी को, निर्मित कानूनों का रिव्यू करने का अधिकार, रिव्यू। तो संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को रिव्यू कर सकती है कौन, हमारी संसद, तो सॉरी हमारी न्यायपालिका, माफ करना। तो हमारी न्यायपालिका जो है, हमारी न्यायपालिका, मैं फिर से बोलूंगा, जो हमारी न्यायपालिका है बेटा, हमारी न्यायपालिका क्या कर सकती है, हमारी न्यायपालिका रिव्यू कर सकती है। क्या रिव्यू कर सकती है सर, ठीक है, संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को रिव्यू कर सकती है हमारी न्यायपालिका, इसका अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन। ये हमने कहां से लिया है सर, ये हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में है ये शक्ति। किसमें है, आर्टिकल 13 में है ये शक्ति। चलिए, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वैध स्थिति को शिथिल लोकहितवाद करते हैं, कौन करते हैं, लोकहितवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करती, उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, अब मैंने आपको 5 रिट बताई थी सबसे पहले चैप्टर में, आपको याद है, ठीक है, सोनाली शुक्ला, मंजीत मिश्रा जी, आपको याद है मैंने 5 रिट बताई थी आपको कि हर एक रिट का, ठीक है बेटा, क्या फंक्शन है क्या फंक्शन नहीं है। रमन पांडे, चंदन, रुचि, यूजर कह रहे हैं लव यू भैया जी, लव यू टू। रूप शंकर जी, बार बार कट कॉपी पेस्ट ना करें। प्रवीण पाल कह रहे हैं आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। सोनाली शुक्ला, आप अच्छा पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है पढ़ने में, चलिए थैंक यू। चलिए ओके, ठीक है, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है, वो सवाल मेरा ये है कि सर नगर पालिका नगर की सफाई नहीं कराती, उसके विरुद्ध हम कौन से रिट, ठीक है, मतलब नगर पालिका क्या है, नगर पालिका लोक प्राधिकारी है। ठीक है, अब आप बताएंगे मुझे नगर पालिका क्या है। नगर पालिका बेटा पब्लिक सर्वेंट है, लोक प्राधिकारी है, और उसने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया, उसने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया, कर्तव्य को करने से मना कर दिया, करने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, तब उसके विरुद्ध बेटा कौन सी रिट लाई जाएगी, मैंडेमस। तब उसके विरुद्ध कौन सी रिट लाई जाएगी, मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब परमादेश। ठीक है, मैंडेमस का मतलब बेटा कौन सी, परमादेश। क्योंकि देखिए नगर पालिका भी लोक प्राधिकारी है और उसने अपने सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर दिया है। देखो बच्चे, मैं एक बार बता देता हूं आपको, प्रतिषेध जो है ये, इसको कहेंगे हम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। ये न्यायपालिका से संबंधित रिट है। ये किससे बच्चे, न्यायपालिका से संबंधित रिट है, न्यायपालिका से संबंधित रिट है, संबंधित रिट है, संबंधित रिट है। कौन सी बेटा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसी हायर जुडिशरी के द्वारा लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट, ठीक है, तब जारी की जाती है जबकि कोई भी लोअर जुडिशरी, ठीक है ना, प्राकृतिक न्याय आ गया ना बेटा, प्राकृतिक न्याय, जब कोई भी लोअर जुडिशरी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर रहा हो या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा हो, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा हो, ठीक है, तब प्रतिषेध। अधिकार प्रक्षा का मतलब है बच्चे, ये किसी भी पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी, पब्लिक सर्वेंट किसी भी लोक प्राधिकारी के अगेंस्ट तब जारी की जाएगी, ठीक है, जब बेटा वह लोक प्राधिकारी जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, यहां पर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, कोई भी सरकारी नौकर, ठीक है ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने लोक प्राधिकारी, अपने, ठीक है ना, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, बाहर जाकर कार्य करता है, बाहर जाकर कार्य करता है, बाहर जाके कार्य करता है। ठीक है, परमादेश मैंने बता दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब बटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण तब जारी की जाती है जब किसी को
24 घंटे से अधिक, किसी को 24 घंटे से अधिक अवैध रूप से कैद में रखा गया, अवैध रूप से कैद में रखा गया हो, कैद में रखा गया हो, कैद में रखा गया हो। ठीक है, प्लीज एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, सबको समझ में आ गया बेटा? वीर यादव जी थैंक यू, मोहम्मद शब्बान, जतिन शर्मा लव यू बेटा। आवाज कट रही है, आजकल आवाजें ऐसी ही आ रही हैं बेटा। ठीक है, ठंड पड़ रही है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में लोकहितवाद की युक्ति को विकसित करने का श्रेय, ठीक है ना, भारत में, ठीक है, लोकहितवाद की युक्ति को मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है बेटा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसा कोई भी मामला जो सार्वजनिक महत्व का हो, ठीक है ना, वो व्यक्तिगत हित ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट भैया जी, ठीक है, जिसमें व्यक्तिगत हित ना हो, इसकी मैंने कंडीशंस बताई थी। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बच्चे जिसमें व्यक्तिगत हित ना हो, ठीक है, जिसमें कोई सार्वजनिक हित का बोध हो, मतलब कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो, सार्वजनिक हित का बोध हो, ठीक है, तो उसको लागू कराने के लिए आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, उसको लागू कराने हेतु पीआईएल दायर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित, इस तरह से बच्चे। ठीक है, चलिए, तो इनमें से कौन से न्यायमूर्ति हैं? पीएन भगवती जी, भगवती जी का आपने जरूर नाम सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, वीएन खरे, न्यायमूर्ति कुलदीप कुमार, भगवती जी बेटा। ठीक है ना, ये पीएन भगवती जी है, ठीक है, जिन्होंने बेटा पीआईएल्स में, ठीक है, इतना सब कुछ परिवर्तन किया, पीआईएल्स को इतना लोकप्रिय बना दिया और इतना इजी एक्सेस कर दिया कि उन्होंने बोल दिया कि अगर न्यायपालिका के पास कोई पोस्ट ऑफिस आता है, कोई मेल आता है, तो उसको भी आधार बनाकर हम उस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। जी, पीएन भगवती जी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। डाइसी ने विधि के शासन की व्याख्या किस पुस्तक में की है? ठीक है, बहुत अच्छे। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, केसेस एंड कमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड गवर्नमेंट। प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन की व्याख्या किस पुस्तक में की है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि कभी पुस्तक का नाम मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको इस पुस्तक का नाम बता देना है कि बेटा वो कौन सी पुस्तक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, केसेस एंड कमेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, फटाफट से बताना है। 16 का ABCD। ठीक है, तो बेटा कौन सा? ठीक है, उस पुस्तक का नाम मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन, अगर वह पुस्तक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हो रही है जिसमें प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ लिखा है, तो क्या है? इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ लॉ, इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ लॉ, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है सर, कौन सा सही हो जाएगा भैया जी? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है फटाफट से कि निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के उपरांत सुनवाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था?
किस मामले में बेटा? निर्णय के उपरांत, मतलब निर्णय हो गया था, फिर उसके बाद सुनवाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। मेनका गांधी वर्सेस, ठीक है ना, यूनियन ऑफ इंडिया, एके केराईपक बनाम भारत संघ, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, और केशवानंद भारती बनाम, ठीक है, केरल राज्य। मतलब किस मामले में निर्णय के उपरांत सुनवाई के सिद्धांत को, निर्णय हो चुका था, निर्णय आ चुका था, उसके बाद सुनवाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया न्यायपालिका ने। चलिए बताइए बेटा, ठीक है, ऑप्शन ए मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। भैया ऑप्शन ए क्यों आ रहा है? ठीक है, ऐसा क्या कारण है कि ऑप्शन ए आ रहा है? ठीक है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ वाले मामले में ऐसा हुआ था। जानने का अधिकार क्या है बेटा? ठीक है, राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार, राइट टू नो, राइट टू नो, जानने का अधिकार। अब ये जो जानने का अधिकार है, इसे बच्चे हम दूसरे नाम से और जानते हैं, इसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है, कसम से बता रहा हूं, इतनी बार पूछा गया है कि राइट टू नो या राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई इसको बोलते हैं, ये कैसा अधिकार है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे आप जितनी बार क्लिक करो, ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, पक्का, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सबसे पहला है बच्चे ऑप्शन आपका कि वो एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, वो एक कानूनी अधिकार है, वो एक प्राकृतिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार का मतलब क्या है? कि वह एक प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या फिर वह एक रूढ़िजन्य अधिकार है, मतलब एक रिचुअल है, वह एक रिचुअल है, कोई परंपरा है या रीति है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, 18 का। राइट टू इंफॉर्मेशन, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये कानूनी अधिकार है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये मूल अधिकार है। चलिए ठीक है, ये बात तो ठीक है कि जो राइट टू नो है बेटा, ये आरटीआई एक्ट 2005 में बना है। किस में बना है बच्चे? ये आरटीआई एक्ट 2005 में बना है, तो कानूनी अधिकार तो है ही है, कानूनी अधिकार तो है ही है। ठीक है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कानूनी अधिकार ये है, ठीक है, लेकिन ठीक है, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार, ये आपका एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, और ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत, 19 के अंतर्गत आपका एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, राइट टू नो। जानने का अधिकार, ठीक है, इसको सूचना का अधिकार भी बोलते हैं। किसका कहते हैं बेटा? इसको सूचना का अधिकार भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार। मेरे साथ साथ बोलो बच्चे, और इसको क्या बोलते हैं हम? सूचना का अधिकार भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार। आर्टिकल 19, जिसमें आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, तो बच्चे ये मौलिक अधिकार है। अब बेशक ये, ठीक है, एक कानूनी अधिकार है, लेकिन कानूनी अधिकार से कहीं ऊपर ये अपने मौलिक अधिकारों के वजह से जाना जाता है। अब से कह रहे हैं कि सर मैं क्लास टाइम पे नहीं लेता हूं, मुझे प्लीज थोड़ा सा डांट दो। चलो देखो, तुम्हें एक गैस दिखाता हूं मैं तुम लोगों को, देख देख इधर देख, इधर देख, देखो कौन है वहां पर, कौन है वहां पर, कौन है? नो देखो, तो हमारी क्लास में गेस्ट आए हैं, ठीक है, हालांकि हम इनको आने नहीं देते, लेकिन आज ये
गलती से गेट खुला रह गया तो ये एंटर कर गए, उधर जाओ। चलो चलिए, इसके बाद नेचुरल जस्टिस के बारे में कौन सा कथन गलत है ना बच्चे? नेचुरल जस्टिस के बारे में कौन सा कथन है जो नेचुरल जस्टिस के बारे में कथन गलत होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, नेचुरल जस्टिस के बारे में कौन सा कथन गलत होगा ये आपको बताना है। कोई भी व्यक्ति स्वयं मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति स्वयं मामले में निर्णायक नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए दंडित नहीं किया जा सकता। सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रभावित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देना काफी है। निष्पक्ष अधिकरण द्वारा सुने जाने का अधिकार। चलो ठीक है, कौन सा कथन गलत है? कोई व्यक्ति स्वयं मामले में निर्णायक नहीं हो सकता, ये बात हकीकत है। कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में बेटा निर्णायक नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक है सुनवाई का अवसर दिया जाना। पहला ही कथन गलत हो गया कि सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, यही बात गलत हो गई। ठीक है, और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा सुने जाने का अधिकार है, बिल्कुल निष्पक्ष अधिकरण तो होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रशासनिक लोक विधि वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग रोकना है। ठीक है ना, तो प्रशासनिक लोक विधि है ना वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा, ठीक है, अधिकारों का दुरुपयोग रोकना है। तो किसके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग रोका जाएगा? प्रशासनिक लोक विधि के द्वारा। ठीक है, प्रशासनिक लोक विधि। तो प्रशासनिक लोक विधि के द्वारा, ठीक है, किसके? प्रशासनिक लोक विधि की वह शाखा, प्रशासनिक लोक विधि की वह शाखा है, मतलब प्रशासनिक जो है लोक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकारों को दुरुपयोग, किसके द्वारा अधिकारों को दुरुपयोग? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग रोका जाना है। किसके द्वारा बेटा? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा दुरुपयोगों का रोका जाना है, प्रशासनिक अधिकारी। चलिए सर, ये बेबी कौन है? इतने सारे कमेंट। चलो अब प्रियांशु मिल गई बेटा, कार मिल गई। अच्छा, आपका कोई जान पहचान वाला होगा, मेरी भी तो जान पहचान वाले, मैंने कल ही बताया था ना कि वही काम आए बेटा। देखो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आज पता है कौन काम आए, आज वही काम आए जो चौराहे पे मुझे एक दीवान जी मिले थे ना। ठीक है, जो बेचारे जो है ना, तो ठीक है, वो मुझे फोन करते हैं, मैंने उनको एक ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया था। ठीक है, तो उन्हें वो बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने फिर उन्हीं को फोन किया। ठीक है, तो वही काम आए। हालांकि और भी मेरे यहाँ पे, ठीक है, दोस्त भी हैं, एक स्टूडेंट भी है, लेकिन मिल गई। सर ये अतिथि कौन है? अंकित, ये अतिथि हमारे, ठीक है ना, बेटे हैं। इनका नाम अधर्व्यू है। अधर्व्यू बेसिकली उनको कहते हैं जो ऋग्वेद का, जो सॉरी यजुर्वेद का पाठ करते हैं, तो ठीक है, उनको अधर्व्यू बोलते हैं, तो इनका नाम वो है। चलिए, थैंक यू, लव यू ऑल बेटा। ठीक है, लव यू। फिर कल मिलते हैं। आज क्वेश्चन 20 ही हो पाए, ठीक है, आज 20 क्वेश्चन ही हो पाए, फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे, कल और, ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे। सर आपके कितने बच्चे हैं? एक ही है यार। चलिए ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको मेरे बारे में जानकारी यहाँ ही मिलेगी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिलेगी, इंस्टाग्राम पे आज खोज लेना। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय।